हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कि गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में जो अगला टॉपिक है वो क्या है, और आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि मुक्त पतन क्या होता है। आपने मुक्त पतन को 8वें चैप्टर में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हम मुक्त पतन में जो वैल्यू निकलेगी जी की, जो आपने यूज़ की थी 9.8 मीटर पर सेकंड, वो कैसे निकली है। ठीक है, मुक्त पतन को पूरा आज हम कवर कर लेंगे, अच्छे से हम उसको पढ़ेंगे। वहाँ पर जो फुल्का आपने रिवाइज किया था, वहाँ पे आपने थोड़ा सा उसको पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हम उसको अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। तो हेडिंग डालिए, मुक्त पतन क्या होता है। मुक्त पतन, देखिए शाबाश। तो जब कोई भी वस्तु मुक्त पतन में कब कहलाती है, मुक्त पतन है क्या, जिसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। फ्री का मतलब जो बिल्कुल किसी भी चीज़ के अधीन नहीं है, मतलब बिल्कुल फ्रीली। और फॉल का मतलब क्या होता है? गिरना। सिर्फ एक ही चीज़ के अधीन हो, मतलब बिल्कुल ही फ्री हो, वो उसको बोलते हैं मुक्त पतन, यानी किसी बल के अंदर ना हो। तो मुक्त पतन में कोई वस्तु कब कहलाती है? जब वो ऊपर से गिर, मान लिया हमने ऊपर से किसी भी चीज़ को नीचे की तरफ गिर दिया, डाल दिया, तो क्या होगा? वो अपने आप मूव करेगी नीचे की तरफ, अपने आप वो गति करती जाएगी। उसको बोला जाता है मुक्त पतन, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही बल कार्य कर रहा होता है, वो है गुरुत्वाकर्षण बल। बस एक ही बल के अधीन जब कोई भी वस्तु गति कर रही होती है, क्या बताएंगे? जब कोई भी वस्तु सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन कार्य कर रही होती है, उसको बोला जाता है कि वह वस्तु मुक्त पतन में है, फ्री फॉल में है। तो हम कैसे बताएंगे? जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण केवल गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बल के अधीन गति करती है, बल के अधीन गति करती है, मुक्त पतन में कहलाती है। किस में कहलाती है? मुक्त पतन में कहलाती है। समझ में आया कि कोई भी वस्तु जो है, अगर वो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बस गति करेगी और कुछ भी नहीं, तो वो कहलाएगी मुक्त पतन में, फ्री फॉल कहलाता है। अब देखिए, अब हमने कोई भी, मान लीजिए कोई भी वस्तु है हमारी, तो वहां पर हमने एक चीज देखी थी, गुरुत्वाकर्षण बल। और अगर कोई भी वस्तु अगर गति करती है, क्या करती है? कोई भी वस्तु अगर गति करती है, तो उसके अंदर अगर उसकी गति करती है, और यदि उसके वेग में परिवर्तन होता है, किसमें? वेग में। वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होता है। ये हमने पढ़ा था कि जब वेग में परिवर्तन होगा तो एक त्वरण जरूर बनेगा, त्वरण उत्पन्न होता है। अब मान लीजिए कि ये आपके पृथ्वी की सतह है, और यहां से कोई भी वस्तु आपकी नीचे की तरफ आ रही है। तो नीचे की तरफ आ रही है, तो इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसके वेग में परिवर्तन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पृथ्वी जो है इसको अपनी तरफ खींचेगी। क्योंकि हमने अभी अभी लास्ट लेक्चर में हमने जब देखा था, तो ये बताया था कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु को खींचती है, यानी पृथ्वी जब किसी दूसरी चीज को खींचती है, तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। तो वो गुरुत्वाकर्षण बल था जिसके द्वारा ये अपनी तरफ उस वस्तु को खींचेगी। अगर उस वस्तु को खींचेगी तो उसके ऊपर बल लगाएगी, और उस बल के कारण क्या होगा? इसमें वेग परिवर्तन होगा। और जैसे ही वेग में परिवर्तन हुआ तो एक त्वरण उत्पन्न होता है। यहाँ पर एक त्वरण उत्पन्न होगा, और गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उत्पन्न किया गया त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरुत्वीय त्वरण, जिसको लिखा जाता है जी से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
गुरुत्वीय त्वरण। समझ में आया? वेग में परिवर्तन हुआ, वेग में परिवर्तन के बाद इसके अंदर एक त्वरण उत्पन्न हुआ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और उसको बोला गया गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण को किससे लिखा जाता है? जी से। ठीक है, क्योंकि ए जो आपका त्वरण है और इसको लिखा जाता है जी से। अब हम देखते हैं वो केस जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको करवाए थे, यहाँ भी हमें करने हैं, कि दो केस हो सकते हैं। मान लीजिए पृथ्वी की सतह है, यहाँ पर भी पृथ्वी की सतह है। एक ये केस होगा कि जब आपकी वस्तु ऊपर की तरफ गति कर रही हो, अगर ऊपर की तरफ गति करेगी तो जो इसके अंदर त्वरण उत्पन्न होगा ए, लेकिन वो होगा क्या? जी होगा। तो वो त्वरण हमारा माइनस जी के बराबर होगा। क्या होगा? माइनस जी के बराबर। त्वरण इसमें जो उत्पन्न हुआ वो हुआ माइनस का जी। क्यों? क्योंकि जी हमेशा नीचे की तरफ लगता है, जी हमेशा नीचे की तरफ लगता है। हमारी बॉडी ने ऊपर की तरफ मूव किया, ऊपर की तरफ जा रही है, तो जी क्या हो गया? माइनस का। और दूसरे केस में यदि आपकी वस्तु नीचे की तरफ आ रही है तो जी आपका क्या हो जाएगा? त्वरण जो आपका उस वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण वो हो जाएगा प्लस का जी, बढ़ जाएगा, क्योंकि वो और भी ज्यादा अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगी। समझ में आया? तो ये दोनों ही केस होंगे। यदि त्वरण, अगर वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है तब तो उसका जो गुरुत्वीय त्वरण वो माइनस का हो जाएगा, और अगर हमारी वस्तु नीचे की तरफ आ रही है तो गुरुत्वीय त्वरण प्लस का हो जाता है। अब हम बात करते हैं इस जी की वैल्यू की, क्योंकि जी की वैल्यू मैंने आपको बताया था, जी की वैल्यू होती है हमारी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतनी होती है। तो ये आई कहाँ से, वो सब हम देखते हैं। शाबाश। देखिए, हमने लास्ट टाइम क्या किया था? गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, और नियम भी देखा था जो सार्वत्रिक नियम था। अब देखिए, मान लीजिए ये हमारे पृथ्वी की सतह है। थोड़ा सा इसको अच्छे से देखते हैं। मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, जिसको हम गोल, बिल्कुल गोल आकृति में ले रहे हैं, और यहां से ये इसका केंद्र तक ये इसकी बनती है त्रिज्या। क्या बनती है इसकी? त्रिज्या। यहाँ तक ये इसका केंद्र है। मान लीजिए इस पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो है कैपिटल एम, और ये इसकी त्रिज्या हो गई आर। और यहाँ पर कहीं ऊपर एक वस्तु रखी है जिसका द्रव्यमान है छोटा एम, ठीक है, स्मॉल एम हमने मान लिया, और इसकी ऊंचाई है पृथ्वी की सतह से ये है एच। कितनी है? एच। तो ये पृथ्वी अपनी तरफ इसको खींचना शुरू करेगी। तो अगर ये अपनी तरफ इसको खींचना शुरू करेगी तो एक वस्तु दूसरी वस्तु को जब अपनी तरफ खींचती है तो उनके बीच में कौन सा बल लगता है? उनके बीच में लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहता है कि उनके बीच में लगने वाला वो बल बराबर किसके होगा? जी। ठीक है, जी, और फिर हमारी एम और एम की गुणा, m1 गुणा m2, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उस सारे का स्क्वायर। ये हमने देखा था। ठीक है, अब यहाँ पर F बराबर जी, तो यूं का यूं, m1 पहला द्रव्यमान कौन है? पृथ्वी का ले लिया, कैपिटल M। m2 दूसरा द्रव्यमान कौन है? स्मॉल m, किसका ले लिया? उस वस्तु का ले लिया, और दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस जब ली जाती है वो ली जाएगी पृथ्वी के केंद्र से। कहाँ से? पृथ्वी के केंद्र से ली जाती है। केंद्र से उस वस्तु तक की दूरी टोटल देखी जाएगी, वही उसकी क्या कहलाएगी? उसकी दूरी कहलाएगी। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने आपको करवाया था तो मैंने कुछ इस तरीके से बताया था, जब आपके दो वस्तुएं हैं तो एक के केंद्र से दूसरे के केंद्र तक एक लाइन हमने ऐसे खींची थी, क्योंकि केंद्र से लेकर केंद्र तक की दूरी को हमने देखा था। तो हमेशा केंद्र से लेकर ही उसकी दूरी को मापा जाता है। अब ये टोटल कब बने, कैसे बनेगी? आर तो यहाँ तक और ऊपर एच,
तो टोटल हमारी क्या बन गई, आर प्लस एच का होल स्क्वायर बन गई। इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। क्या बताया मैंने कि कोई पृथ्वी है, सॉरी हमारी पृथ्वी है, तो उसका कोई केंद्र है जहां पर मान लीजिए ओ, जिसका द्रव्यमान, पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान मान लीजिए कैपिटल एम है, उसकी त्रिज्या आर है, और एक वस्तु है जो किसी ऊंचाई पर रख रखी है और वहां पर उसकी हाइट है एच, और इस वस्तु को जब हम ऊपर से छोड़ेंगे, ऐसे छोड़ देते हैं, तो ये फिर क्या करेगी, मुक्त पतन में कार्य गति जो है वो करना शुरू कर देती है। शुरुआत में इसका कितना था वेग, 0, क्योंकि यहाँ पर वेग क्या होगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको ऐसे पकड़ के रख रखा है। जब छोड़ देंगे तब ये नीचे आना शुरू करेगी, तब इसके वेग में परिवर्तन होता जाएगा, जिसकी वजह से त्वरण उत्पन्न होगा, गुरुत्वीय त्वरण, जिसको जी बोलते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, और इनके बीच में लगने वाला जो बल है वो बराबर है जी, जो हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक था। एम दोनों की मल्टीप्लाई होगी हमारी, कैपिटल एम और स्मॉल एम, दोनों वस्तुओं के, जो हमारे दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान की गुणा, और नीचे उनके बीच की डिस्टेंस, उनके बीच की दूरी का स्क्वायर हो गया। बीच की दूरी टोटल बनी केंद्र से आर प्लस एच का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, देखिए शाबाश, हम जानते हैं कि जो आर है, देखिए आर को आपको याद रखना है, आर जो होता है हमारा लगभग 6400 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 6400 किलोमीटर होता है। अब हम बात करते हैं, यदि आर प्लस एच लगभग हमारा आर के ही बराबर हो जाए, कैसे, क्यों हो जाएगा आर के बराबर, अब जैसे आर प्लस एच में आर हमारा 6400 किलोमीटर है, कितनी ज़्यादा वैल्यू है, एच हमारी कुछ मीटर तक ली है हमने, कोई मीटर तक, तो उस 6400 किलोमीटर के मुकाबले वो मीटर बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। जैसे 10 करोड़ दीजिए और उसमें 2-3 रुपयों का अगर कम ज़्यादा हो तो उसको हम ना के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि अगर 2 रुपये ज़्यादा हैं तब भी उनको हम नहीं गिनेंगे, हम उनको 2 करोड़ ही बोलते हैं। तो इसी तरह से जब R प्लस एच अप्रोक्सीमेटली R कब बनेगा, क्योंकि R जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, किससे, H से, क्योंकि R 6400 किलोमीटर के आसपास है और H हमारा कितना है, ये सिर्फ कुछ ही मीटर ऊपर हमने उस वस्तु को लिया है। तो क्या होगा, F की वैल्यू अब हमारी बन जाएगी G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R का स्क्वायर, क्योंकि हम क्या कर देंगे, H को नगण्य कर देते हैं। नगण्य करने का मतलब क्या है, नगण्य करने का मतलब है कि हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, हटा दिया, 0 बना दिया, और r प्लस 0 r बनेगा, r का स्क्वायर हो गया। अब हम जानते हैं, अब हम लगाते हैं गति के द्वितीय नियम द्वारा, गति के द्वितीय नियम द्वारा हम क्या देखते हैं, क्या देखा था हमने, जो द्वितीय नियम था हमारा, कि जो बल है वो द्रव्यमान गुणा में उसका त्वरण, इसकी गुणा के बराबर होता है, F = ma, ये हमने देखा था। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी क्या होगा, एक बल लगेगा इनके बीच में, त्वरण उसमें उत्पन्न होगा G, लेकिन द्रव्यमान m है उस वस्तु का, तो यहाँ पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, बल जो है वो F है, द्रव्यमान उसका m है, लेकिन उसके अंदर त्वरण जो उत्पन्न हुआ वो हुआ G। समझ में आया। ये बन गई हमारी दूसरी इस इक्वेशन। और इस इक्वेशन से, और पहली इक्वेशन जो आपकी बनी ये हमारी पहली इक्वेशन नाम दे दीजिए, और जो हमारी ये बनी है इसको आप नाम दें या ना दें, आपकी मर्जी है, क्योंकि ये दो इक्वेशन हमारी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये दोनों हमारी इक्वेशन बनती हैं। अब हम देखते हैं, ये भी वो बल है जो उन दोनों पृथ्वी और उस वस्तु के बीच में लगेगा, ये भी वो बल है जो उस वस्तु के ऊपर लगेगा पृथ्वी की वजह से। तो दोनों ही बल क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, दोनों ही बल को बराबर रख देते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से हमारा बल है m गुणा
जी के बराबर, और वहाँ से हमारा बल है जी कैपिटल एम स्मॉल एम और बटे में आर का स्क्वायर। एम से एम हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये जो छोटा एम है ये उस वस्तु का द्रव्यमान है, और जी हमारा बन जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और जैसे ही हम यहाँ पर जी जो होता है, जी की वैल्यू आपने देखा था 6.673 इंटू 10⁻⁻11 इतनी थी। फिर हमने देखा कैपिटल एम जो है हमारा द्रव्यमान जो है हमारा पृथ्वी का, वो कितना होता है 6 × 10⁻24 kg, इतने किलोग्राम होता है। और हमारी जो इसकी जो जो हमारे पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो होती है 6.4 × 10⁻6 मीटर। मीटर में जब कन्वर्ट करते हैं, सारे का स्क्वायर है। और सारी की सारी इस वैल्यू को जब सोल्व किया गया, ये हमारी बनी 9.8 मीटर पर सेकंड, लगभग इतनी हमारी जी की वैल्यू बनी। और यहाँ से जी का मान आया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना गुरुत्वीय त्वरण होता है। समझ में आया हमने कैसे जी की वैल्यू को यूज़ किया था, क्यों उसकी वैल्यू 9.8 थी, यहाँ से आपको पता चल गया होगा कहाँ से वो वैल्यू आई है। समझ में आया। अब देखते हैं शाबाश। मैंने आपको बताया कि कोई भी वस्तु यदि मुक्त पतन में होगी तो कैसे होगी, जब वो केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करती है तब उसको बोला जाता है कि वो मुक्त पतन में है। और जब वो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करेगी तो कहीं ना कहीं ऊपर से वो छोड़ दी जाएगी, कहीं ना कहीं ऊपर से वो आएगी, तो कभी ना कभी उसका कहीं ना कहीं क्या होगा, जो प्रारंभिक वेग है वो 0 होगा, फिर उसने चलना शुरू किया होगा वहाँ से, और तब उसके क्या हुआ होगा, वेग में परिवर्तन हुआ उस बल के कारण, खींचने की वजह से। जिस वेग में परिवर्तन के कारण उसमें एक त्वरण उत्पन्न हुआ, और उस त्वरण को बोला गया गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोला गया, गुरुत्वीय त्वरण बोला गया, जिसको लिखा गया जी से। फिर हमने देखा कि यदि दो केस बनेंगे, या तो हमारी वस्तु उस पृथ्वी से ऊपर की तरफ जा रही होगी, उस केस में हमारा त्वरण हो जाएगा माइनस के जी के बराबर, और जब हमारी वस्तु पृथ्वी की तरफ आ रही है, उसके केंद्र की तरफ आ रही है, तब हमारा जी हो जाएगा प्लस का। फिर हमने देखा कि जी की वैल्यू कैसे निकली, वो देखते हैं। फिर हमने क्या किया कि केस लिया, जब पृथ्वी का द्रव्यमान m था, उसकी त्रिज्या r थी, उसका केंद्र O था, और एक वस्तु h ऊंचाई पर हमने, h हाइट पर हमने ले रखी थी, जिसका द्रव्यमान था m, और उसका प्रारंभिक वेग था u, जो किसके बराबर था 0 के। यदि वो वहाँ पर रुकी हुई थी, फिर उसने छोड़ दिया गया उसको वहाँ से, तो उसने चलना शुरू किया, नीचे की तरफ गति करना शुरू किया, तो जी का मान बनता गया, क्योंकि इसमें एक त्वरण उत्पन्न हुआ, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न हुआ त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। तो इसमें जी उत्पन्न हुआ, उस जी के कारण ये नीचे की तरफ आती जाएगी। फिर हमने देखा कि जो इस पर लग रहा वो बल होगा वो किसके बराबर होगा। तब हमने क्या देखा था कि जो उस पर लग रहा बल F जी m1 m2 अपॉन उनके बीच की दूरी का स्क्वायर इसके बराबर होता है। सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, और हमने देखा कि r जो है h से बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए h को नगण्य कर दिया गया, नेगलेक्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से r प्लस h की वैल्यू r ही बन गई लगभग। और r बनने के बाद हमने इसको नाम दिया समीकरण नंबर 1। फिर हमने देखा कि जो गति का द्वितीय नियम है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जब बल कार्य कर रहा होगा तो वो बराबर होगा उसकी वस्तु के द्रव्यमान और उसके अंदर उत्पन्न हुए त्वरण के, उसकी वस्तु के द्रव्यमान और गुणा में उसके अंदर उत्पन्न हुआ त्वरण। लेकिन जो हमारी ऊपर से नीचे वस्तु आ रही है उसमें तो गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हो रहा है जो जी है, तो ए की वैल्यू जी लिख दी, और ये हमारा बन गया बल। अब ये वही बल है जो ऊपर लग रहा है, दोनों ही बल किस में लग रहे हैं, वस्तु के ऊपर लग रहे हैं, पृथ्वी के द्वारा। तो दोनों को हमने बराबर रख दिया। बराबर रखने के बाद जी की वैल्यू बनी जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और हमने जी एम और आर की वैल्यू को पुट किया तो हमारी जी की वैल्यू निकल कर आई, स्मॉल जी हमारा बना 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारी जी की वैल्यू थी। तो ये सारा था मुक्त पतन के बारे में कि मुक्त पतन क्या है और जी की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो होपफुली आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बाकी टॉपिक करेंगे हम अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।